क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि एक शार्क कैसे सांस लेती है? वैसे शार्क एक मछली है और सभी मछलियाँ अपने गलफड़ों की मदद से पानी में से ऑक्सीजन को सोखती है। ज़मीन पर रहने वाले जानवर और डॉल्फिन नाक से सांस लेते हैं और फिर फेफड़ों की मदद से ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक जाती है। शार्क एक पानी में रहने वाला जीव है, जबकि शार्क का मुकाबला जिस जानवर से हम करवाने जा रहे हैं वो टाइगर ज़मीन पर रहता है। अब हम इनका मुकाबला करवाए तो कहाँ करवाए, क्योंकि एक तरफ शार्क है जो पानी में है और दूसरी तरफ टाइगर है जो ज़मीन पर खड़ा है। अब अगर शार्क को पानी से बाहर लाया जाए तो वो मर जाएगी, और अगर टाइगर को पानी में उतारा जाए तो टाइगर पानी में तैरेगा या लड़ेगा। और क्या हो अगर हम इन दोनों जानवरों की ऑक्सीजन का लफड़ाई ख़त्म कर दें? चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लगभग सभी जानवरों को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है। अब इस सवाल का जवाब आप जैसा सोच रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा अजीब है। अगर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास की हम बात करें तो आज से लगभग 2.5 खरब साल पहले, ये डायनासोर से भी काफ़ी पहले का समय था। उस समय को द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। एक नया जीवन रूप साइनोबैक्टीरिया एक खतरनाक दर से बढ़ रहा था। इस बैक्टीरिया की वजह से पृथ्वी पर इतनी ऑक्सीजन मुक्त हुई कि उसने एक नए वातावरण को जन्म दिया। उस समय से पहले ऐसे जीव इस धरती पर थे जो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते थे, और जब सभी जगह ऑक्सीजन थी तो उस ऑक्सीजन की वजह से पृथ्वी का लगभग हर जीव मर गया था। और फिर ऐसे जीव पनपना शुरू हुए जो ऑक्सीजन की वजह से जीवित होते हैं। विश्वास नहीं होता, पर उस समय ऑक्सीजन की तबाही की वजह से ऑक्सीजन को सबसे जहरीली गैस माना था। लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से हम जैसे जीव आज इस धरती पर पैदा हुए हैं, और अब ऐसा लगता है कि जैसे ऑक्सीजन की जगह अब CO2 लेने वाली है, क्योंकि CO2 पृथ्वी के लिए काफ़ी हद तक हानिकारक है। पर जीवन कभी ख़त्म नहीं होगा। प्रकृति इस CO2 की वजह से एक नए जीवन को जन्म देगी। तो हमने जाना कि किस कदर ऑक्सीजन हमारा हिस्सा बनी। तो क्या हम इस मुकाबले से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो शार्क और टाइगर मर जाएंगे, फिर मुकाबला शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और ऑक्सीजन की वजह से ही जानवर में कितनी ताकत है, कितनी फुर्ती है और उसका दिमाग कितना तेज़ी से काम करेगा, वो सब निर्भर करता है। अगर फिर भी इनका बैटल ग्राउंड ऐसा हो जहां ये दोनों जानवर आपस में लड़ सके, तो फिर कौन किस पर भारी पड़ेगा? इसको जानने के लिए चलिए इनके फिजिकल एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ ग्रेट वाइट शार्क और साइबेरियन टाइगर को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। एक ग्रेट वाइट शार्क 6.4 मीटर लंबी और लगभग 1100 किलो वजनी होती है, जबकि साइबेरियन टाइगर 3.3 मीटर लंबा और लगभग 320 किलो वजनी होता है। एक ग्रेट वाइट शार्क का बाइट फोर्स 4000 psi तक होता है, जबकि एक साइबेरियन टाइगर का बाइट फोर्स 1050 psi तक का होता है। मतलब ग्रेट वाइट शार्क साइबेरियन टाइगर से लगभग दुगनी बड़ी है और दुगनी ही ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन ग्रेट वाइट के पास बहुत से दूसरे डिसएडवांटेज भी है, जैसे इनकी देखने की क्षमता काफ़ी कम होती है। शार्क ज़्यादा रंग नहीं देख सकती, इसीलिए टाइगर आसानी से शार्क के साथ छलावा पैदा कर सकता है। लेकिन ग्रेट वाइट किसी दूसरे जीव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को पढ़ सकती है। ग्रेट वाइट के पास 4000 psi के साथ बहुत ही खतरनाक जबड़े हैं। यहाँ दूसरी तरफ टाइगर के पास तेज़ ताकतवर पंजे और 1000 psi वाला ताकतवर जबड़ा है। वैसे टाइगर अधिकतर समय शिकार को गला दबाकर मारता है, पर वो तरीका यहाँ शार्क पर नहीं चलेगा। इसीलिए टाइगर सिर्फ शार्क को कुछ खरोंचे दे सकता है। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि इन दोनों के लिए कोई परफेक्ट जगह नहीं है लड़ने के लिए। और दूसरी बात, इनका शरीर और बहुत सारी विशेषताएं एक दूसरे से काफ़ी अलग है, तो इस हिसाब से तो इन दोनों का लड़ना लगभग नामुमकिन है। तो अगर ये फिर भी लड़ते हैं, तो अगर टाइगर पानी में उतरता है तो कुछ लपटा झपटी और टाइगर ग्रेट वाइट शार्क का शिकार बन जाएगा, और अगर ग्रेट वाइट पानी से बाहर आ जाती है तो कुछ लपटा झपटी और
ग्रेट व्हाइट टाइगर का शिकार बन जाएगी। ये दोनों अपेक्स प्रेडेटर है और अपने अपने इलाके के राजा है। जाने से पहले एनिमल टीवी हिंदी के सदस्य बनना ना भूलें। धन्यवाद।